Friends, in today's class, we are going to discuss about the previous year's questions of physics class 12th. कैपेसिटर चैप्टर के क्वेश्चंस हम देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के। पहला क्वेश्चन, हम अभी 1 मार्क क्वेश्चंस पे बात करेंगे। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि द गिवन ग्राफ shows the variation of charge small q versus potential difference capital V for two capacitors C1 and C2। तो देखिए दो कैपेसिटर्स हैं C1 और C2 और उनके ग्राफ दिए हुए हैं। इस तरह से दो ग्राफ दिए हुए हैं, ठीक है। और both the capacitors have same plate separation but the plate area of C2 is greater than that of C1, है ना। तो ये देखिए A और B ये इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है और Q और V ये चार्ज और पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अच्छा, इसमें ये बोला है कि दोनों both the capacitors have the same plate separation। सेम प्लेट सेपरेशन है, मतलब कि जो डिस्टेंस B है वो सेम है ना, उसमें कोई चेंज नहीं है। और प्लेट एरिया जो है C2 का ज्यादा है C1 के कंपैरिजन में, है ना। तो अगर प्लेट एरिया ऑफ C2 इज ग्रेटर, लाइक A2 इज ग्रेटर देन A1, है ना, प्लेट एरिया इसका ज्यादा है। अगर प्लेट एरिया ज्यादा है तो आपको पता है कि कैपेसिटेंस जो होता है उसका फार्मूला है एप्सिलॉन नॉट A by D, है ना। तो दिस इंप्लाइज C इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल A एंड दिस इंप्लाइज C2 is greater than C1, है ना। और इनफैक्ट अगर ये डबल है तो सीधी सी बात है A2 अगर एरिया डबल है तो C2 जो होगा वो ट्वाइस हो जाएगा किसके, C1 के, है ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो C2 जो होगा वो डबल हो जाएगा C1 के। अच्छा, क्वेश्चन ये है which line corresponds to C1 and why। कौन सी लाइन C1 को करस्पॉन्ड करेगी और क्यों, मतलब A और B में से कौन सा C1 के लिए और कौन सा C2 के लिए। तो देखिए एक बात तो क्लियर है कि C2 जो है वो ग्रेटर देन C1, है ना। अच्छा, अब बात आती है कि इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर होगा। अगर ऐसा पता करना है तो इसका तरीका यह होता है कि देखिए C जो होता है वो Q by V होता है ना। अगर हम V को कांस्टेंट कर दें तो ये पता चल जाएगा कि कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल q, चार्ज ऑफ द कैपेसिटर हो जाएगा। इसका मतलब है कि सेम पोटेंशियल के लिए जिस पर ज्यादा चार्ज है उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। तो अगर मैं पोटेंशियल सेम कर देता हूं, मान लीजिए दोनों के लिए सेम पोटेंशियल ले लिया मैंने ये, और इसके लिए अगर मैं चार्ज देखता हूं तो आपको सामने दिख रहा है कि जो QB है ये है और QA है वो ये है। तो यहां पर सीधा you can see QA is greater than QB for same potential। तो अगर QA greater than QB है तो एक बात बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब है कि CA is greater than CB होगा, मतलब इस लाइन का कैपेसिटेंस ज्यादा होगा इस लाइन के कंपैरिजन में। और आपने देखा कि C2 greater than C1 है, इसका मतलब है कि A जो है वह किसके करस्पॉन्डिंग है, C2 के, कैपेसिटर C2 A के करस्पॉन्डिंग है और कैपेसिटर C1 B के करस्पॉन्डिंग होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डाइलेक्ट्रिक एंड अ कंडक्टर। एक डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर में आपको क्या करना है, डिफरेंस बताना है। तो देखिए डाइलेक्ट्रिक्स बेसिकली क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। और जो कंडक्टर्स होते हैं वो आपको पता है कि दे इजीली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो बेसिकली ये होता है कि डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जो कंडक्टर होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर्स। नेक्स्ट है डिफाइन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इट। ओके, देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर आपको डिफाइन करना है, आपको पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट F0/F होता है, जहां पे F0 जो होता है वह वैक्यूम में दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स होता है और F जो होता है वह उस मीडियम में दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है वह होता है। या फिर इसको E0/E इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आप क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 2 मार्क्स क्वेश्चन है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस कैपिटल C is charged to a potential capital V. It is then connected to another uncharged capacitor having the same capacitance. Find out the ratio of the energy stored in the combined system to that stored initially in the single capacitor. तो देखिए आपको ये दिया हुआ है कि एक कैपेसिटर है और इसको चार्ज किया गया है,
है ना। और जब इसको चार्ज करेंगे तो इस पे एनर्जी स्टोर हो जाएगी, मान लेते हैं वो हो जाएगी 1/2 CV²। इसका कैपेसिटेंस C दिया हुआ है, ठीक है ना, ये गिवन है क्वेश्चन में। फिर क्या करते हैं कि ये जो है इससे कनेक्ट कर देते हैं एक और कैपेसिटर को, एक और कैपेसिटर को कनेक्ट कर देंगे तो अब जो है एनर्जी U डैश हो जाएगी सिस्टम की। अच्छा देखिए, सिस्टम में जितना चार्ज है वो उतना ही रहेगा, क्यों? क्योंकि आपने इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, आपने इसको चार्ज कर दिया और चार्ज करने के पश्चात क्या किया आपने, इसको एक और कैपेसिटर सिमिलर कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया। तो चार्ज तो कहीं से आया नहीं है, अगर नहीं आया है तो चार्ज तो उतना ही रहने वाला है। अच्छा कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, तो देखिए एक कैपेसिटर था अब दो हो गए तो ये हो जाएगा 2C, है ना, C + C 2C हो जाएगा। तो एनर्जी क्या हो जाएगी 1/2, C का क्या हो जाएगा 2C हो जाएगा, है ना। और अब अपने को देखना है कि पोटेंशियल क्या होगा, है ना, पोटेंशियल V², ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में हमने कोशिश की कि 1/2 CV² से करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसकी बजाय अगर हम Q²/2C लगाएं तो ज्यादा आसान होगा, क्योंकि देखिए एक बात हमें समझना है कि यहाँ पर चार्ज जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो इट इज बेटर कि हम चार्ज वाला जो चार्ज और कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर भी हमें नए वाले का पता है, तो उसके टर्म्स में अगर हम निकालें तो ज्यादा आसान होगा। तो ये हो जाएगा Q²/2C, है ना, U = Q²/2C। ये आपका एनर्जी है और इसमें चार्ज कांस्टेंट है। अब नई एनर्जी जो भी हो जाएगी U डैश = Q²/2C डैश, और C डैश जो है वो कितना हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं Q²/2 × 2C, है ना, ये हो जाएगा Q²/4C, है ना। तो ये आपका U डैश आ गया। अब आप देखिए U और U डैश दोनों आपके पास में मौजूद है, आप U/U डैश कर दीजिए, आपको रेशियो निकाल लेंगे। आपको U कितना है, Q²/2C है, U है Q²/2C और ये है Q²/4C, है ना, Q²/4C। तो आपको समझ में आएगा यहाँ से कि U/U डैश जो है वो आपका आ रहा है 4C/2C, दैट इज 2, या फिर आप लिख सकते हैं U डैश जो है वो 1/2 टाइम्स U हो जाएगा, यानी कि आधी एनर्जी हो जाएगी प्रीवियस के कंपैरिजन में जब आप इसको इस तरह से कनेक्ट करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसको देखिएगा, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस C1 एंड C2, C1 और C2 कैपेसिटेंस के दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिए हुए हैं और बैटरी से अक्रॉस द बैटरी कनेक्ट किए हुए हैं। V वोल्ट की बैटरी ऐसी दिखाई है यहाँ पर। इनिशियली द की के इज केप्ट क्लोज, तो ये इसको क्लोज किया है और की के क्लोज करने क्लोज टू फुल्ली चार्ज द कैपेसिटर, पूरी तरह से इसको कैपेसिटर्स को क्या कर लेते हैं, चार्ज कर लेते हैं, है ना। द की इज नाउ थ्रोन ओपन, उसको ओपन कर देते हैं और एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंसर्टेड इन द टू कैपेसिटर्स ऑफ कंप्लीटली फिल द गैप बिटवीन द प्लेट्स। मतलब क्या करते हैं, पहले इंसर्ट करते हैं, इसको पूरी तरह चार्ज हो जाने देते हैं, उसके बाद में इसको हटा लेते हैं और इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K से क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। ठीक है, इतना कर दिया। Find the ratio of the net capacitance and the energy stored in the combination before and after the introduction of the dielectric slab। तो पहली चीज अपन करते हैं, आपको नेट कैपेसिटेंस क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नेट कैपेसिटेंस, मतलब पहले कितना था और बाद में कितना ये निकालना है। तो एक काम करते हैं, अपन मान लेते हैं कि कैपेसिटेंस पहले C1 का C था, चलिए C1 का मान लेते हैं 2C था और C2 का C था, ऐसा क्योंकि C1 इज ट्वाइस C2, तो C2 अगर C मान लेता हूं तो C1 2C हो जाएगा। तो नेट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, ये बिफोर है ना, इनिशियल वाला है। तो बिफोर मतलब अपन ने डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंटर किया उसके पहले, तो नेट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा बताइए आप जल्दी से, ये हो जाएगा C1 + C2, क्योंकि ये पैरेलल में है तो ये आ जाएगा C + C, C + 2C, यानी कि कितना आ जाएगा 3C। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, ये नेट कैपेसिटेंस है और कौन सा वाला है, इनिशियल वाला है, पहले वाला है ना, बिफोर डाइलेक्ट्रिक स्लैब के। अब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंटर कर दिया तो नेट कैपेसिटेंस आफ्टर द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो फाइनल लिख देता हूं इसको मैं। अच्छा फाइनल होगा तो क्या होगा, देखिए पैरेलल जो है कैपेसिटर वो तो पैरेलल में रहेंगे, वो थोड़ी ना चेंज होने वाले हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, इन दोनों के कैपेसिटेंसेस ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। लेकिन एक और बात देखने की कि अब जो है C1 2C नहीं रहा, अब उसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब कांस्टेंट K की इंट्रोड्यूस कर दी है, तो इसका जो कैपेसिटेंस होता है वो कितना हो जाएगा 2KC, याद रखिएगा K टाइम्स हो जाता है कैपेसिटेंस, है ना। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंटर करने पे ये K टाइम्स हो गया,
इसी तरह इस पे करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, ये वाला भी कितना हो जाएगा, kc हो जाएगा, है ना, k टाइम्स हो जाता है सिंपली। तो ये कितना आ गया, 3kc आ गया, है ना। अब आप देखिए आपके पास इनिशियल के फाइनल के दोनों का रेशियो ले लीजिए, तो c इनिशियल अपॉन c फाइनल अगर मैं ले लेता हूं तो ये आ जाएगा 3c अपॉन 3kc, और 3c से 3c चला जाएगा, ये आ जाएगा 1:k, है ना, 1:k आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हुआ, रेशियो ऑफ देयर नेट कैपेसिटेंसेस निकाल लेते हैं तो इस तरह से निकाल सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है एक और कि क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एनर्जीज स्टोर्ड। अच्छा, एनर्जी स्टोर्ड भी क्या करना है आपको, एनर्जी स्टोर्ड के भी रेशियो आपको फाइंड करना है, इसके भी रेशियो आपको निकालना है। अब देखिए एनर्जी स्टोर्ड की अगर अपन बात करते हैं, है ना, तो इसके लिए आपको एक बात तो समझनी होगी कि एनर्जी स्टोर्ड में एक बार जो चार्ज चला गया वो चार्ज उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई चार्ज आपने एक बार इसको चार्ज कर दिया दोनों कैपेसिटर्स को, उसके बाद में आपने इसको हटा ही लिया है, तो अब चार्ज तो सप्लाई हो नहीं सकता, कम हो या ज्यादा कुछ भी हो, नहीं हो सकता सप्लाई, तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए मैं आपसे बोलूंगा कि आप जो है वो वाला फार्मूला लगाएं जिसमें कि चार्ज और कैपेसिटेंस का रिलेशन। तो देखिए सेकंड पार्ट में एनर्जी का रेशियो निकालना है। आपको पता है एनर्जी इनिशियल की अगर मैं बात करूं, ये हो जाएगा q²/2c1 प्लस q²/2c2, है ना, और हमने माना था q²/2c1, c1 को हमने कितना माना था 2c, और c2 को हमने कितना माना था c माना था, है ना, c2 c था और ये 2c था, ऐसे ही किया था ना हमने माना था कि c1 = 2c और c2 = c। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 2c, अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ये हो जाएगा 4c, एलसीएम ले लूं तो ये हो जाएगा 2q² प्लस, सॉरी यहाँ q² आएगा और ये 2q² हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3q²/4c, है ना। ये इनिशियल आ गया, इनिशियल एनर्जी आ गई। अब हम निकालते हैं फाइनल एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी कैसे आ जाएगी, u फाइनल। अब आपने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंटर कर दी, तो सीधी सी बात है, अगर आपने डाइलेक्ट्रिक कर दिया एंटर तो q² बाय, मैं यहां वाली बात कर रहा हूं, q²/2 into 2c, और वो कितना होगा, k टाइम्स होगा। इसी तरह q²/2 into 2 into c, और वो कितना हो जाएगा, kc, सही है ना, k टाइम्स हो जाएगा। अब आप कर दीजिए इसको सॉल्व, q²/2kc कॉमन ले लीजिए, 2kc चला गया, 2kc चला गया, q² चला गया, 1 बचेगा यहाँ प्लस 1/2, यानी आ जाएगा 3/2, ठीक है, u फाइनल, ठीक है, ये आ गया 3/2। इसको लिख सकते हैं आप 3/4 q²/c into 1/k, ठीक है। अब देखो u इनिशियल u फाइनल दोनों है, आप जरा सॉल्व कर लीजिए, u इनिशियल अपॉन u फाइनल कर दीजिए जल्दी से। u इनिशियल अपॉन u फाइनल करेंगे तो आ जाएगा, देखिए 3q²/4c, 3q²/4c मल्टीप्लाइड बाय, ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4ck अपॉन 3q²। अब देखिए 3q² से 3q² गया, 4c से 4c गया, u इनिशियल अपॉन u फाइनल आ जाएगा k:1, ठीक है, u इनिशियल अपॉन u फाइनल क्या आ जाएगा, k:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको ये जो कैपेसिटर दिया है 6 माइक्रोफैरड का, इसके अक्रॉस क्या करना है, चार्ज फाइंड करना है कि इस पर कितना चार्ज होगा। देखिए चार्ज निकालने का एक तरीका है कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ये निकालना होगा कि कितना करंट फ्लो हो रहा है सर्किट से, है ना। तो समझिए करंट कितना फ्लो हो रहा है निकालने के लिए आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा, है ना। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सीरीज में दो रेजिस्टर लगे हुए हैं RS = R1 + R2, तो ये हो जाएगा 30 ओम, है ना, 30 ओम का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है। अब आपको करंट निकालना है, तो करंट क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ से V/RS, तो ये आ जाएगा V कितना है, V है 2 और R कितना है 30, तो ये आ जाएगा 1/15 एम्पियर, कितना आ जाएगा 1/15 एम्पियर। अब देखिए ये करंट आ गया। अब इसके बाद में क्या होता है, करंट हमारे पास आ गया, तो अब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालें इसके अक्रॉस, तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट कितना है 1/15 इनटू रेजिस्टेंस कितना है 10, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 5 2 * 10 5 3 * 15, ये आ जाएगा 2/3 वोल्ट्स, कितना आ जाएगा। तो इसके अक्रॉस ये जो पोटेंशियल है, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल आ रहा है
2/3 वोल्ट, है ना। अब देखिए अगर इसके अक्रॉस 2/3 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस भी 2/3 वोल्ट होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अगर अपने को चार्ज निकालना है कैपेसिटर से, तो कैपेसिटर से चार्ज आएगा C into V। तो C कितना है, C है 6 माइक्रोफैराड यानी कि 10⁻⁶, और V कितना है, V है 2/3 टाइम्स V। तो ये आ जाएगा कितना, ये कूलम में आ जाएगा, 3 दूना 6, 3 2 6, 2 2 4, 4 माइक्रो कूलम का चार्ज क्या होगा कैपेसिटर की प्लेट्स पर पाया जाएगा, 4 माइक्रो कूलम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a slab of material of dielectric constant K has the same area as that of the plate of a parallel plate capacitor। मतलब कि आपके पास में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, उसका भी एरिया जो है बिल्कुल सेम है जैसा कि कैपेसिटर की प्लेट का है। मतलब आपको पता है C = ε0 A/d होता है, तो A जो है जितना एरिया इस प्लेट ऑफ कैपेसिटर का है उतना ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब का एरिया हमारे पास में है, ठीक है। बट हैज द थिकनेस d/2, मतलब उसकी डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस दी हुई है d/2 दी, मतलब कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये इस तरह से एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंटर की हुई है और इसकी जो थिकनेस दी हुई है वो कितनी दी हुई है, d/2 थिकनेस दी हुई है ना। इतना दिया, where d is the separation between the plate, है ना, जहाँ पर d क्या है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है, ठीक है। फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर इट्स कैपेसिटेंस व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड between the plates of the capacitor। तो जब हम इस स्लैब को इंसर्ट कर देते हैं तो इसकी कैपेसिटेंस के लिए आपको क्या फाइंड करना है, कैपेसिटेंस के लिए आपको फार्मूला निकालना है, डेरिवेशन करना है आपको और एक्सप्रेशन फाइंड करना है इसके लिए, ठीक है। तो अब देखिए थोड़ी सी चीजें जो आपको पहले से पता होना चाहिए वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आपको ये पता है कि अगर आउटसाइड द स्लैब की बात हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E0 होती है और इनसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड E होती है, ठीक है नहीं, ये चीज आपको पता होगी, और नहीं पता है तो पता चली गई है ना। इसके अलावा इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है E0/K। कितनी होती है, E0/K। E जो रहती है वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ड्यू टू द पोलराइजेशन, है ना, चार्ज के पोलराइजेशन के कारण जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो E होती है, और E E0/K होता है। या यहीं से ये कहां से आया आपको पता है, K E0/E जो होता है, अभी अपन ने पढ़ा था प्रीवियस क्वेश्चंस में, तो वहां से ये आया है, ठीक है। अब आप देखिए आपको पता है कि इसका डेरिवेशन कहां से जाता है कि भाई V जो है पोटेंशियल वो डिवाइड होगा बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, तो हम इसको V1 + V2 भी लिख सकते हैं। अब V1 की अगर अपन बात करते हैं तो देखिए V1 पोटेंशियल बाहर की तरफ है और V2 पोटेंशियल कहां है, अंदर की तरफ है, ठीक है कि नहीं। अब अगर अपन बात करते हैं, आपको पता है E = -dV/dr होता है ना, या आप सिंपली V/d बोल सकते हैं, इससे V = ED बोल सकते हैं, E × D, है ना। V = क्या बोल सकते हैं, E × D। अब जरा बात करें E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर बाहर की बात हो रही तो E0 है, और बाहर का जो है, बाहर मतलब मैं बोल रहा हूँ डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बाहर, तो वहां पर वो कितना है, थिकनेस d/2 है, प्लस अगर मैं V2 की बात करता हूं तो अंदर E है और उसकी थिकनेस जो है वो कितनी है, d/2 है। स्लैब की थिकनेस d/2 गिवन है क्वेश्चन में, तो ये अपने पास आ गया है E0 d/2 और E + d/2। अच्छा अब आपको पता है कि अगर मुझे E लिखना है तो वो कितना है, E0/K है, तो मैं लिख सकता हूं E0 * d/2 + E0/K, है ना, * d/2। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं V जो है आपका वो कितना आ जाएगा, V आ जाएगा E0 d/2 into 1 + 1/K, E0 d/2 into 1 + 1/K, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। इक्वेशन 1 दे दीजिए, है ना। अच्छा देखिए आपको निकालना क्या, आपको निकालना है कैपेसिटेंस, है ना, कैपेसिटेंस के लिए एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है। तो अगर आपको कैपेसिटेंस के लिए एक्सप्रेशन निकालना है, आपको पता है C क्या होता है, Q/V होता है, चार्ज Q और V होता है पोटेंशियल, है कि नहीं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर V में एक और चीज है E0 जो है उसके लिए आपको एक्सप्रेशन और थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, और वो कैसे आ जाएगा, देखिए आप अभी C = Q/V अपन लगा देंगे बाद में, है ना, जब आपको कैपेसिटेंस निकालना होगा। अभी आप एक काम कीजिए, आप E0 की बात करते हैं अगर, तो E0 होता है σ/ε0, ये भी थियरी में पढ़ा हुआ है हमने। देखिए जब तक थियरी आपको क्लियर नहीं होगी आप इसको नहीं कर पाएंगे, है ना। थियरी शुड बी वेरी क्लियर टू यू, देन ओनली you would able to solve these
प्रॉब्लम्स। सिग्मा कितना हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा Q बाय A होता है सिग्मा, है ना, तो चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है, Q बाय A, ठीक है, C सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन एरिया होता है, ठीक है, E नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है और सिग्मा हो गया Q अपॉन A। अच्छा, अब इसके बाद तो ये हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं V की, तो देखिए V कितना आ जाएगा, यहाँ पर मैं E नॉट की जगह रख रहा हूँ, तो आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इनटू D बाय 2, ओके, इनटू 1 प्लस 1 अपॉन K, सही है, ये V की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 1 अपॉन K, ये V आ गया। अब आपको निकालना था C इक्वल टू Q बाय V, जैसा अभी अपन ने बात की थी, तो Q बाय V कर दीजिए, तो ये आ जाएगा Q बाय V, V कितना आएगा, ये सारी वैल्यूज है V की, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, है ना, D बाय 2 1 प्लस 1 अपॉन K, है ना। अब देखिए Q से Q कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, तो अब ये क्या आ रहा है, देखिए जरा जल्दी से अपन इसको कर लेते हैं सॉल्व आगे, है ना। तो ये हो जाएगा, इसके आगे आ जाएगा ये, देखिए C इक्वल्स टू 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और ये ऊपर चला जाएगा तो आएगा 1 प्लस 1 अपॉन K, ठीक है कि नहीं, C इक्वल्स टू 2 एप्सिलॉन नॉट A और ये हो जाएगा 1 प्लस 1। अच्छा, इसको अगर चाहें तो आप इसमें 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D और K एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा K प्लस 1। अब आप इसको लिख सकते हैं 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन DK इनटू K प्लस 1, है ना, DK 2 एप्सिलॉन नॉट, ये 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन DK इनटू K प्लस 1। इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं की हमने कैलकुलेशन की, एक बार देख लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है एक गलती हुई है हमसे, वो गलती ये हुई है कि ये जो 1 प्लस 1 अपॉन के है ये नीचे नहीं आ, ये ऊपर नहीं आएगा, ये नीचे ही रहना चाहिए। देखिए जरा, ये तो यहाँ पर है ना, अपन एप्सिलॉन, ये जो है 1 प्लस 1 अपॉन के, तो ये d का मल्टीप्लाई है, तो ये कहाँ रहना चाहिए, ये यहीं रह जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा k प्लस 1 अपॉन के, है ना, ठीक है कि नहीं। यहाँ एलसीएम ले लिया k प्लस 1 अपॉन के, और ये k ऊपर चला जाएगा तो ये k हो जाएगा और नीचे k प्लस 1 आ जाएगा, सही कह रहा हूं मैं, है ना। तो ये जो है एक्सप्रेशन फाइनल जो आ रहा है आपका, ये आ रहा है 2 एप्सिलॉन नॉट a k इनटू अपॉन d इनटू k प्लस 1। ये कैपेसिटेंस आ गया इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एंटर करने के बाद में कैपेसिटर का। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट कैपेसिटेंस ऑफ 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इन सीरीज इज 1 माइक्रोफैरड। 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स है सीरीज में, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन जो रहता है 1 upon cs is equals to 1 upon c plus 1 upon c plus 1 upon c, है ना, तो ये हो जाएगा क्या 3 upon c, और इनका नेट कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड का दिया है, तो c कितना आ जाएगा 3 माइक्रोफैरड, ये कैपेसिटेंस आ जाएगा किसमें, सीरीज में आ जाएगा, है ना, c is equals to 3 माइक्रोफैरड आ गया, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन लगाया था हमने, क्योंकि गिवन था cs जो है 1 माइक्रोफैरड। अच्छा, इसके बाद में उन्होंने बोला है कि व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ what will be their net capacitance if connected in parallel। अच्छा, अब देखिए C जो है मतलब इंडिविजुअल कैपेसिटर की वैल्यू 3 माइक्रोफैरड आ गई, पैरेलल में क्या हो जाएगा, तो पैरेलल में आपको पता है क्या होगा, C1 C2 C3 यानी C यानी कितना आ जाएगा 3C, है कि नहीं, और C की वैल्यू कितनी है 3 है, तो आ जाएगा 3 3 तो आ जाएगा 9 माइक्रोफैरड। ये कैपेसिटेंस आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, है ना, दिस इज द कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। अब इसके बाद में इसमें आगे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द टू कॉन्फ़िगरेशन इफ दे आर बोथ कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, मतलब दोनों कॉम्बिनेशन में आपको एनर्जी स्टोर निकालना है अगर सेम सोर्स से कनेक्टेड है। तो देखिए एक बात आपको देखना है कि एनर्जी स्टोर U की अगर हम बात कर रहे हैं और उनका रेशियो आपको क्या करना है, फाइंड करना है सीरीज में और पैरेलल में, ठीक है। तो अब देखिए कि अगर एक जैसा ये पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल अगर सेम है तो आपको पता है U इक्वल्स टू 1/2 CV स्क्वायर होता है। अगर V कांस्टेंट है, V सेम है, तो V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा
V कांस्टेंट है भाई, तो V तो चेंज ना हो रहा, 2 भी कांस्टेंट है, तो U जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा, है ना। अब हम बात कर रहे हैं सीरीज, तो अगर मैं सीरीज अपॉन पैरेलल लेता हूं तो सीधी सी बात ये हो जाएगा CS अपॉन CP, है कि नहीं। अब मैं बात करता हूं CS की, है ना, मतलब कि सीरीज वाले की, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना था, 1 था, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना है, 1, और पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है 9, तो ये आ जाएगा यूएस अपॉन यूपी, क्या आ जाएगा 1:9, है ना, मतलब एनर्जी रेशियो जो रहेगा वो 1:9 के इक्वल होगा। Now this is the circuit, okay, and in this question it is given that figure shows two identical capacitors C1 and C2, each of 2 microfarad capacitance connected to a battery of 5 volt, है ना, आपको दिख रहा होगा कनेक्टेड टू बैटरी ऑफ 5 वोल्ट दिया हुआ है और दोनों सिमिलर कैपेसिटर्स हैं, ठीक है। कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 5 वोल्ट, इनिशियली स्विच S इज क्लोज्ड, स्विच S को क्या किया है, इनिशियली क्लोज रखा गया है ना। आफ्टर सम टाइम S is left open and dielectric slabs of dielectric constant K equals to 5 are inserted to fill completely the space between the plates। पहले इसको चार्ज होने दिया, उसके बाद में इसको ओपन कर दिया और पूरे गैप को जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K equals to 5 से क्या कर दिया है, फिल कर दिया दोनों के, है ना। फिर क्या पूछा है, हाउ विल द चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स बी अफेक्टेड, कैसे चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, अफेक्ट होगा, ये हमें क्या करना है, पता करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि जब हम इसको क्या करते हैं, चार्ज कर रहे हैं, जब हम इस पे क्या लगा रहे हैं, इस तरह से पोटेंशियल लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली दोनों चार्ज हो जाएंगे और इन पे दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस जब ये क्लोज है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो कितना है, 5 वोल्ट का ही है। तो देखिए Q1 जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा C1 V हो जाएगा। C1 कितना है, ये है 2 माइक्रोफैराड यानी कि 2 × 10⁻⁶, और V कितना है, V है 5, ठीक है कि नहीं। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 5 2 10, ये आ जाएगा 10⁻⁴ कूलम, ये चार्ज आ गया। और सेम चार्ज इस पर भी होगा, सेम चार्ज रहेगा दोनों पर, लेकिन क्योंकि उतना ही चार्ज है 2 माइक्रोफैराड का ही है, तो दोनों पे Q1 = Q2 और दोनों पे सेम चार्ज आएगा। अब आपने इसको हटा दिया, ठीक है कि नहीं। अब आपने हटा दिया और इन्होंने बोला है कि अब 5, अच्छा अब आपने बोला है कि 5 K = 5 का डाइलेक्ट्रिक आपने इंसर्ट कर दिया, है ना, और फिर पूछ रहे हैं कि भाई कैपेसिटेंस पर इस पर क्या असर पड़ेगा। तो जब बात बताइए, अगर आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं तो C1 डैश जो है वो कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 10 माइक्रोफैराड का हो जाएगा। और C2 डैश जो होगा वो भी कितना हो जाएगा, 10 माइक्रोफैराड का हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो तो ये तब जब अपन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं तब आ जाता है। अच्छा एक कैलकुलेशन मिस्टेक हमने की, 5 2 10 आएगा और 10⁻1 हो जाएगा, तो ये -5 हो जाना चाहिए, है ना, ये -5 कूलम हो जाएगा, है ना, ठीक है, ये करेक्शन हमने कर दिया। फिर इसके बाद में देखिए C1 डैश ये है, C2 डैश आ गया जब अपन ने डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंटर की, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद में उन्होंने क्या बोला है, जरा ध्यान से देखिएगा, एक्सक्यूज मी, चार्ज की जहां तक बात होती है, चार्ज कितना हो जाएगा जरा देखें। तो एक बात बताओ कि भाई इस पर C2 पर अगर मैं बात करता हूं, चार्ज की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो C2 पर चार्ज आपने इसको ओपन कर दिया है, इसको खोल दिया, अब ये कनेक्टेड नहीं है, तो C2 पे कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अब अप्लाई नहीं हो रहा है, तो चार्ज तो उस पे उतना ही रहेगा, आप कितना ही कैपेसिटेंस बढ़ा लीजिए उसका। देखिए कैपेसिटेंस बढ़ गया उसका, 5 2 से 10 हो गया, लेकिन फिर भी जो चार्ज है वो तो उतना ही रहेगा। सो C2 की अगर मैं बात करता हूं, नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा C2 के चार्ज में। लेकिन C1 की अगर मैं बात करता हूं, देखिए C1 में क्या है, ये कनेक्टेड है, स्टिल इट इज कनेक्टेड विद द बैटरी, तो इस पे क्या है कि C1 का पोटेंशियल, C1 का कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड है ना। और अगर मैं चार्ज की बात करता हूं तो Q1 जो होगा C1 into कितना हो जाएगा, V, C1 कितना है, 10 into 10⁻⁶, और V कितना है, V है 5, तो ये हो जाएगा कितना, 50 माइक्रो कूलम, है ना, ये Q1 आ जाएगा, चार्ज Q1 कितना आ जाएगा, 50 माइक्रो
कूलम। तो चार्ज डेफिनेटली इसका क्या होगा, चेंज होगा C1 का, लेकिन C2 का चेंज नहीं होगा क्योंकि वो पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्टेड नहीं है। अच्छा आगे बात आती है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, है ना, यू हैव टू फाइंड अ पोटेंशियल डिफरेंस। अब ध्यान से समझिए, पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको निकालना है, जब आपने इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया, और अब पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात हो रही है, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल से कनेक्टेड है ना, तो आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब भले ही एंटर कर दें, उसके पोटेंशियल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो उतना ही होगा जितना बैटरी का था। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है C1, मतलब फर्स्ट कैपेसिटर अगर इसको मैं बोलूं और इसको सेकंड बोलूं, तो फर्स्ट कैपेसिटर में नो चेंज होगा, उतना ही रहेगा जितना था, यानी कि 5 वोल्ट रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेकंड कैपेसिटर की बात करता हूं, तो डेफिनेटली क्या होता है, अभी तो ये बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने पे इसका पोटेंशियल पहले के पोटेंशियल से क्या हो जाएगा, 1 अपॉन k टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 अपॉन k। अच्छा पहले पोटेंशियल कितना था बताइए जरा, 5 वोल्ट था, है ना, जब वो कनेक्टेड था तो 5 वोल्ट था, डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट। कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट। तो बहुत बहुत ध्यान से समझने वाली बात ये थी कि अगर बैटरी से कनेक्टेड है तो याद रखिए पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई चेंज नहीं आएगा, है ना, पोटेंशियल वही रहेगा। लेकिन बैटरी से कनेक्टेड नहीं है तो पोटेंशियल V by K टाइम्स हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस।